हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे सेशन 16 से, जो कि काफ़ी अच्छा टॉपिक है। तो हम काफ़ी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में बात करेंगे। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्यों एग्जिस्ट होते हैं, ये फ्रेमवर्क बताता है हमें। कौन इशू करता है इसमें, वो भी हम डिस्कस करेंगे, और कौन उसको इन्फोर्स करता है। क्योंकि स्टैंडर्ड्स बनाने वाले और स्टैंडर्ड्स इन्फोर्स करने वाले तो दो डिफरेंट बॉडीज होती है। जैसे इंडिया में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स सीए की अथॉरिटी बनाती है, बट इन्फोर्स कौन करती है वो एक अलग अथॉरिटीज होती हैं। जैसे यूएस में फैसबी बनाती है, ठीक है, बट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, बट रेगुलेट जो करती है वो एसईसी है। तो जो रोल होता है स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडीज का और गवर्नमेंट रेगुलेटर्स का, वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में। ऑब्जेक्टिव ऑफ रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स एज पर आईएएसपी, ये कम्युनिकेट करता है यूजर्स को कि क्या असम्पशंस और प्रिजम्पशंस ली गई हैं फाइनेंशियल रिपोर्ट्स बनाने के लिए। फिर बताता है कि क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यूजफुल हैं एक यूजर के लिए। और जो ऑब्जेक्टिव होता है रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स का, वो ये भी होता है कि एक बेस होता है जिससे कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनते हैं। मतलब जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स के, वो एक बेस होते हैं जिस पर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स बनते हैं। और ये हमें इंफॉर्मेशन बताते हैं करंट और पोटेंशियल, जो आने वाले टाइम पे कंपनी की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हो सकती हैं, जो चेंजेस हो सकते हैं, उसके बारे में बताते हैं। जैसे कि लेंडर्स और इन्वेस्टर्स के बारे में इंफॉर्मेशन बताते हैं उनको। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं कि जो रिपोर्टिंग है वो कंसिस्टेंट होनी चाहिए। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ये नहीं कि एक साल आपने स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन मेथड यूज कर लिया और आप अगले साल आप डिमिनिशिंग मेथड यूज कर रहे हो। तो कंसिस्टेंसी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, जो कि ऑब्जेक्टिव्स होते हैं रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स के। और एक होता है कि फ्रेमवर्क हमें हेल्प करते हैं स्टैंडर्डाइजेशन के लिए। स्टैंडर्डाइजेशन मीन्स कि एक कंपनी की जो रिपोर्ट है वो दूसरी कंपनी से थोड़ी सी सिमिलर रिपोर्ट होनी चाहिए। अगर स्टैंडर्डाइजेशन नहीं होगा तो हर कंपनीज अपनी रिपोर्ट डिफरेंट डिफरेंट तरीके से बनाने लग जाएंगी, और जो एनालिस्ट होते हैं, जो लेंडर्स होते हैं, जो क्रेडिटर्स होते हैं, वो बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे। एक स्टैंडर्डाइजेशन होने से कंपैरिजन करना आसान हो जाता है दो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को। अब बात करते हैं रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स कैरेक्टरिस्टिक्स की। स्टैंडर्ड्स इंश्योर करते हैं कि कंसिस्टेंट हो रिपोर्ट्स। कंसिस्टेंट मतलब पिछले साल जो आपने मेथड यूटिलाइज किए थे, अजम्पशंस लिए थे, आज भी आप कुछ सिमिलर मेथड्स यूज करो कि हम पिछले साल को इस साल से कंपेयर कर सकें। और जो फाइनेंशियल रिपोर्ट्स हैं, स्टैंडर्ड्स हैं, वो फ्लेक्सिबल होने चाहिए। क्योंकि देखो, हर चीज़ हर जगह सूट नहीं करती। अगर आप रूल बेस्ड बना लोगे, जैसे यूएस के बहुत रूल बेस्ड स्टैंडर्ड्स है, बट जो आईएफआरएस है वो थोड़ा प्रिंसिपल बेस्ड है। वो कहता है अगर सिचुएशन चेंज होती है तो आप थोड़े से, आपके पास स्पेस है कि आप स्टैंडर्ड्स को अपने हिसाब से यूज कर सकते हो। बट जहाँ पे भी प्रिंसिपल बेस्ड स्टैंडर्ड्स होते हैं, वहाँ पे जो मैनिपुलेशन के चांसेस होते हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं। और स्टैंडर्ड्स इस हिसाब से बनाए जाने चाहिए कि जो मैनेजमेंट का डिस्क्रिशन है, मैनेजमेंट की जो डिसीजन मेकिंग है, अगर वो चाहे तो फाइनेंशियल रिपोर्ट्स को चेंज कर सके। क्योंकि देखो, सिचुएशंस अपने आप चेंज होती रहती है। जैसे एसेट्स की वैल्यू हमेशा चेंज होती रहती है। अगर कोई एसेट 100 रुपये में रिपोर्ट हो रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, बट उसकी फेयर वैल्यू 140 की है, तो फेयर तो है नहीं कि आप हिस्टोरिकल मेथड यूज करो। तो एक मैनेजमेंट के पास ऑप्शन होनी चाहिए, जब भी कोई ऐसे सर्कमस्टेंसेस आते हैं जिसमें फाइनेंशियल रिपोर्ट्स को चेंज करना पड़ता है, तो वो कर सके। क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रेगुलेशन हो गए तो जो एसेट्स और लाइबिलिटीज हैं वो करेक्ट वैल्यू पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे रिपोर्ट नहीं हो सकती। क्योंकि एसेट्स की जो वैल्यू है और लाइबिलिटीज की वैल्यू है वो कॉन्स्टेंटली चेंज होती रहती है। और जो रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं वो वैल्यूएशन पर्पस के लिए नहीं होते, बट एक एज ए इनपुट यूज करे जाते हैं वैल्यूएशन के लिए। इनपुट मीन्स फाइनेंशियल स्टैंडर्ड्स में हमें पता चलता है कि एक कंपनी के जो एसेट्स हैं वो कैसे वैल्यू है। क्योंकि जो इन्वेस्टर्स हैं उनका हमेशा इंटरेस्ट रहेगा कि क्या एसेट्स एग्जैक्ट वैल्यू, करंट वैल्यू पे रिपोर्ट हो रहे हैं कि नहीं। अगर नहीं हो रहे तो फिर वो उसको थोड़ा सा करंट रिपोर्ट, करंट फेयर वैल्यूज पे लाने की कोशिश करते हैं और फिर वैल्यूएशंस करते हैं कंपनी की।
अब बात करते हैं रोल ऑफ स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडीज़ की। जो रोल होता है स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडीज़ का वो होता है कि स्टैंडर्ड्स बनाना, और जो सेटिंग बॉडीज़ में लोग होते हैं वो होते हैं ऑडिटर्स और अकाउंटेंट्स, क्योंकि यही अगर ऐसे लोग स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडीज़ में नहीं होंगे तो जो स्टैंडर्ड्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे नहीं होंगे, क्योंकि अगर सेम फील्ड की नॉलेज होगी तो स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडीज़ काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव और एफिशिएंट हो सकती हैं। और स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडीज़ में सिर्फ ये स्टैंडर्ड्स बनाती हैं, बट जो इन्फोर्स करती हैं वो होती हैं रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ और गवर्नमेंट एजेंसीज। तो स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडीज़ का काम है स्टैंडर्ड्स को बनाना, और इन्फोर्स करना काम होता है रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ का और गवर्नमेंट एजेंसीज का। अब स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडीज दो तरह की होती है, FASB और IASB। FASB यूएस गैप मतलब ये यूएस गैप बनाती है, और IASB बनाती है IFRS। यूएस गैप यूएस में फॉलो होता है, और IFRS एक्सेप्ट फॉर यूएस मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में फॉलो होता है। अब कोशिश हो रही है स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडीज की कि यूएस गैप और IFRS कन्वर्ज हो, क्योंकि देखो एक कंपनी जो यूएस गैप में अपने स्टैंडर्ड्स रिपोर्ट करती है और एक जो IFRS में रिपोर्ट करती है, उनकी जो वैल्यूएशन है वो काफ़ी ज़्यादा डेविएट करती है एक दूसरे से, चाहे वो एक सिमिलर कंपनी हो, क्योंकि यूएस गैप कई चीज़ों को बहुत स्ट्रिक्ट है। जैसे ये कहता है कि एसेट्स को आप ओवर रिपोर्ट नहीं कर सकते, बट IFRS कहता है कि आप अगर एसेट इम्पेयर हो भी गया तो आप उसको ओवर रिपोर्ट कर सकते हो, बट आप हिस्टोरिकल वैल्यू से ऊपर नहीं लेके जा सकते। तो यूएस गैप बहुत स्ट्रिक्ट है, रूल बेस्ड स्टैंडर्ड्स है, बट जो IFRS है वो बहुत प्रिंसिपल बेस्ड है। ये डिस्क्रिप्शन देता है अपने यूजर्स को कि आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जब सिचुएशन चेंज होती है तो थोड़ी अपने आप से बना सकते हो एज पर द सिचुएशन। अब बात करते हैं रेगुलेटरी अथॉरिटी बॉडीज की। SEC यूएस में और FCA यूके में। ये दो बॉडीज इंश्योर करती हैं कि अगर कंपनीज कोई स्टैंडर्ड्स ढंग से रिपोर्ट नहीं कर रही फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में तो उनको फाइन करती है और समन्स भेजती है कि ये इंश्योर करती है कि जो फाइनेंशियल रिपोर्ट्स हैं उनमें फ्रॉड तो नहीं है, और ये भी इंश्योर करती है कि फाइनेंशियल रिपोर्ट्स हर कंपनी की एक कंसिस्टेंट वे पे रिपोर्ट हो रही है, जिससे कि एक एनालिस्ट और इन्वेस्टर्स पता कर सके कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की जो वैल्यूएशन है एसेट्स और लाइबिलिटीज़ की, क्या वो सही है, और क्या एसेट्स ओवर वैल्यूड तो नहीं है और लाइबिलिटीज़ अंडर वैल्यूड तो नहीं है। तो SEC और FCA एक तरीके से कंपनीज को कंट्रोल करती है कि वो अपने आप को जो एक फाइनेंशियल रिपोर्ट्स हैं वो फेयर हो, उसमें कोई भी फ्रॉड ना हो। और जब भी ये देखती हैं कि कंपनीज की जो फाइनेंशियल रिपोर्ट्स हैं वो एक स्टैंडर्ड रिपोर्टिंग मेथड के हिसाब से नहीं बनी है तो ये इनको फाइन करती है और समन्स भेजती है। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी कमीशन के बारे में बात करते हैं कि ये क्या है। ये 95% ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट्स को रेगुलेट करती है, बट ये नॉन रेगुलेटरी बॉडी है। इसमें काफ़ी ज़्यादा मेंबर्स हैं, जैसे डिफरेंट कंट्रीज से मेंबर्स हैं जो कि इससे एफिलेटेड हैं। और जो मेंबर्स होते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज कमीशन के, वो रेगुलेशंस बनाते हैं, इन्फोर्स नहीं करते बट रेगुलेशंस प्रिस्क्राइब करते हैं और रेगुलेशन बनाने में हर अथॉरिटी की हेल्प करते हैं। और ये जो स्टैंडर्ड्स बनाते हैं इनकी यूनिवर्सल इन्फोर्समेंट होती है, चाहे ये बने एक जगह पे है बट जो इनका इन्फोर्समेंट है वो पूरी दुनिया में हो सकता है। अब आते हैं सार्बेन्स-ओक्सले एक्ट 2002 के बारे में। ये एक्ट जब बना था जब एनरॉन का केस हुआ था। एनरॉन ने अपने एसेट्स को ओवरवैल्यूड दिखाया था, जिससे कि एनरॉन के काफ़ी नुकसान हुआ था और उसका शेयर प्राइस भी काफ़ी ज़्यादा गिर गया था, क्योंकि एक ऑडिटर ने और मैनेजमेंट ने मिलके फ्रॉड किया था कंपनी ने। तो इन्होंने यूएस में एक्ट बनाया गया कि जो नॉन ऑडिटिंग सर्विसेज हैं वो ऑडिटर ना दे पाए, क्योंकि जब भी नॉन ऑडिटिंग सर्विसेज देता है तो जो ऑडिटर होता है वो अपनी इंडिपेंडेंस लूज कर देता है। तो ये एक्ट इसलिए बनाया गया था कि जो कन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट है वो कम हो सके और ऑडिटर इंडिपेंडेंट हो सके। ऑडिटर इंडिपेंडेंट होने का मतलब है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को इस तरीके से ऑडिट करे
कि वो फेयर व्यू दे और हर इन्वेस्टर ऐसी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स पे रिलाय कर सके। तो साबनीज एक्ट ये भी कहता है कि मैनेजमेंट को सर्टिफाई करना चाहिए कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही है और जो इंटरनल कंट्रोल है कंपनी का वो काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट है। और ये एक्ट ये भी कहता है कि ऑडिटर मस्ट इंश्योर दैट कि ये एक्ट ये भी कहता है कि जो ऑडिटर है उसको टेस्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है इंटरनल कंट्रोल्स के बारे में, कि ऑडिटर को पता होना चाहिए कि कंपनी के इंटरनल कंट्रोल्स कैसे हैं। और टेस्ट करना ये होता है कि ऑडिटर सर्टिफाई करता है कि इंटरनल कंट्रोल्स कंपनी के अच्छे चल रहे हैं। अब बात करते हैं एसईसी फाइलिंग्स के बारे में। फॉर्म S1 हमें बताता है कि हमें क्या क्या चीज़ें इस फॉर्म में मेंशन करनी चाहिए। ये हमेशा फॉर्म जब फिल किया जाता है एसईसी के पास जब कोई न्यू सिक्योरिटीज इशू करी जाती है, और इस फॉर्म में ऑडिटेड फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स होते हैं, असेसमेंट ऑफ रिस्क होता है, डिटेल्ड ऑफ अंडरराइटर्स होती हैं और अमाउंट ऑफ इशू होता है और कहाँ कहाँ पैसा यूज़ किया गया, ये ऐसी चीज़ें मेंशन करी जाती हैं जब भी सिक्योरिटीज इशू करी जाती हैं। और फॉर्म 10 के होता है काफ़ी सिमिलर होता है एनुअल रिपोर्ट्स के। इसमें लीगल मैटर्स भी लिखे जाते हैं और ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी होती हैं, बट ये सब्स्टिट्यूट नहीं होता एनुअल रिपोर्ट्स का। ये होता है एनुअल रिपोर्ट्स की तरह है बट ये सब्स्टिट्यूट नहीं होता। तो इसमें अगर एक यूएस में कोई कनाडा की कंपनी अपने आप को लिस्ट करा के बैठी है तो वो फॉर्म 40F भरती है, और अगर कोई फॉरेन इशूअर है जो कि लिस्टेड है न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में तो वो फॉर्म 20F भरता है। अब बात करते हैं 10Q फाइलिंग्स के बारे में। जो 10Q फाइलिंग्स होती है वो हमेशा हर क्वार्टर में फाइल करी जाती है, और इसका ज़रूरी नहीं है कि 10Q को ऑडिट करना ज़रूरी नहीं है, यह अनऑडिटेड भी एसईसी को फाइल हो सकती है। इसमें बताया जाता है कि इंपॉर्टेंट लीगल मैटर्स क्या है कंपनी के, अकाउंटिंग पॉलिसीज कौन सी चेंज हो रही हैं, और अगर कोई नॉन यूएस फर्म ये 10Q फाइल करना चाहती है तो उसको फॉर्म 6K कहते हैं, जो कि सेमी एनुअली कंपनी को एसईसी के पास देना पड़ता है। अब फॉर्म DEF 14A की बात करते हैं। ये फॉर्म जब भरा जाता है जब प्रॉक्सी स्टेटमेंट प्रायर टू IGM भरी जाती है, तो ये सबमिट होती है एसईसी के पास, और ये जब भी होती है ये हमेशा AGM से पहले होती है और एट द टाइम ऑफ प्रॉक्सी स्टेटमेंट होती है। अब बात करते हैं फॉर्म 8K के बारे में। इसमें मटेरियल इवेंट्स इंक्लूड होते हैं, एसेट एक्विजिशन इंक्लूड होती है, चेंज इन मैनेजमेंट भी इंक्लूडेड होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में भी इंफॉर्मेशन इंक्लूड करी जाती है। बेसिकली ये डिफरेंट फॉर्म्स हैं जिससे कि डिफरेंट इंफॉर्मेशन एसईसी के पास दी जाती है, जिससे कि इन्वेस्टर्स को पता चल सके कि कंपनी कौन कौन से इंपॉर्टेंट डिसीजन ले रही है, जिससे कि उनका जो डिसीजन मेकिंग है वो चेंज कई बार होता है और कई बार नहीं होता। तो ये बेसिकली मैक्सिमम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी जाती है इन्वेस्टर्स को कि हर बंदे के पास एक सिमिलर फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन हो, क्योंकि अगर किसी के पास ज़्यादा इंफॉर्मेशन आएगी तो इससे जो एफिशिएंसी है मार्केट की वो डिक्लाइन हो जाएगी। एफिशिएंसी मार्केट की इंक्रीज करने के लिए एक सब इन लोगों के पास एक ऑलमोस्ट सिमिलर इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। फॉर्म 3, 4 एंड 5 के बारे में बात करते हैं। इसमें बताना पड़ता है कि ओनरशिप ऑफ सिक्योरिटीज किसके पास है, ऑफिसर्स के पास है, डायरेक्टर्स के पास है। ये इसमें बताया जाता है कि कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं वो कौन कौन है, क्या वो ऑफिसर्स हैं, वो डायरेक्टर हैं, और क्या उन्होंने कितनी सिक्योरिटीज परचेज सेल करी गई है कंपनी के इनसाइडर्स से। इनसाइडर्स मींस जो कंपनी में काम करते हैं और कंपनी से काफ़ी ज़्यादा रिलेटेड है। फॉर्म 144 में हमें बात करते हैं जब हम सिक्योरिटीज इशू करते हैं बायर को, और ये सिक्योरिटीज वो होती हैं जो कि एसईसी पे रजिस्टर्ड नहीं होती, और ये जो जब भी ऐसी सिक्योरिटीज इशू करी जाती है बायर्स को जो कि, तो ये हमेशा नोटिफाई करी जाती है एसईसी को